हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कल हम पढ़ चुके हैं व्यक्ति और भूमिका। आज पढ़ेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। आंतरिक कारक को वंशानुक्रम बोलते हैं और बाह्य कारक को वातावरण बोला जाता है। तो आंतरिक कारक के बारे में पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे। आंतरिक कारक में क्या क्या आता है। आंतरिक कारक में वंशानुक्रम, वंशानुगत कारक, शारीरिक कारक, बुद्धि, संवेगात्मक कारक, सामाजिक प्रकृति, ये सब आते हैं आंतरिक कारक में। और बाह्य कारक में कौन कौन सा आता है। जीवन की घटनाएं, भौतिक वातावरण, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश और वातावरण, ये सब आते हैं बाह्य कारक में। तो पहले हम पढ़ेंगे आंतरिक कारक को डिटेल से। तो आंतरिक कारक में पहला नंबर है वंशानुगत कारक। वंशानुगत कारक क्या क्या होते हैं कि बालक के रूप, रंग, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई आदि के निर्धारण में उसके आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। बालक के जो रूप, रंग, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई आदि के निर्धारण में उसके आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बालक के आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। बालक के माता पिता के गुण भी बच्चे में आनुवंशिक रूप से चले जाते हैं। ये हो गए वंशानुगत कारक। अब सेकंड पॉइंट, शारीरिक कारक। शारीरिक कारक जो बालक जन्म से दुबले पतले होते हैं, कमजोर तथा बीमार रहते हैं तथा अन्य किसी शारीरिक बाधा से पीड़ित रहते हैं, उनकी तुलना में सामान्य एवं स्वस्थ बच्चे का विकास अधिक होना स्वाभाविक है। जो बच्चे दुबले पतले शरीर से कमजोर होते, बीमार रहते हैं, उनकी अपेक्षा जो शारीरिक स्वस्थ बच्चे होते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे होते हैं, उनका विकास तेजी से होता है। शारीरिक कमियों का स्वास्थ्य ही नहीं, वृद्धि एवं विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। तो शारीरिक कमी होती है, उनका बच्चे की वृद्धि और विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। अब बुद्धि। जिस प्रकार बालक के सीखने की गति अधिक होती है, उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। अगर जिस बच्चे की बुद्धि तीव्र है तो उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। बालक अपने परिवार, समाज में, विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है तो उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। फोर्थ पॉइंट है संवेगात्मक कारक। बालक में संवेगों का जिस रूप में विकास होगा वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषाई विकास को उसी तरह प्रभावित करता है। बालक अत्यधिक क्रोधित या भयभीत रहता है तथा उसमें ईर्ष्या की भावना अधिक होती है तो उसकी विकास की प्रक्रिया पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई बच्चा, किसी बच्चे को बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्से में होता है, कोई बच्चा बहुत गुस्सा करता है तो उसका प्रभाव उसका प्रतिकूल प्रभाव ही इस पर पड़ेगा। अब है सामाजिक कारक। तो सामाजिक कारक में बच्चा जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा तो उसका प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक तथा भाषाई विकास पर उतना ही पड़ता है। बच्चा सामाजिक प्रकृति है कि बच्चा जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा उसका प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक तथा भाषाई विकास पर उतना ही प्रभाव पड़ता है। सामाजिक दृष्टि से कुशल बालक अपने वातावरण से दूसरे की अपेक्षा अधिक सीखता है। तो सामाजिक दृष्टि से कुशल बालक होता है वो अपने वातावरण से ज्यादा सीखता है दूसरे की अपेक्षा। अब भी हमने आंतरिक कारक पढ़े थे, अब पढ़ेंगे बाह्य कारक। बाह्य कारक में जीवन की घटनाएं। तो जीवन की घटनाओं का बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है।
यदि बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ तो बालक के विकास पर भी सही प्रभाव पड़ेगा। ये हो गई जीवन की घटनाएं। जैसे कि किसी भी घटना का बच्चे पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा पॉइंट है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण में कहा जाता है कि बालक का जन्म किस परिवेश में हुआ है, वह किस परिवेश में किन लोगों के साथ रहा है, इन सभी का प्रभाव बालक के भौतिक वातावरण पर पड़ता है। थर्ड पॉइंट है सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। बच्चे की जो सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति है उस पर कैसा प्रभाव पड़ता है कि बालक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी बालक के विकास पर पड़ता है। जैसे गरीब परिवार के बच्चे को विकास के अधिक अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। विद्यालय में पढ़ने तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग का अवसर गरीब बच्चों को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उसका विकास संतुलित नहीं हो पाता। ये है सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। अब गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। तो गर्भावस्था के दौरान माता को अच्छे मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की सलाह इसीलिए दी जाती है जिससे उसे गर्भ के अंदर बालक के विकास पर उसका प्रभाव पड़ता है, जिससे आगे की विकास की बुनियाद भी मजबूत रहती है। तो यह है गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। ये कहा है बीएन झानी। ये परिभाषाएं हैं जो मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। ये कहा है बीएन झानी। वंशानुक्रम एवं वातावरण योगफल न होकर गुणनफल है। ये कहा है गुणवर्तन ने। वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थी। ये कहा है गुणवर्तन ने। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। ये जेम्स रेवर द्वारा कहा गया है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये कहा है रॉस ने। विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है। ये हरलॉक द्वारा कहा गया है। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता के सिद्धांत। तो आनुवंशिकता के सिद्धांत में कौन से सिद्धांत आते हैं, वो जैसे बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत जो बीजमैन ने दिया था। समानता का सिद्धांत के सिद्धांत में होता है जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतान होना। तीसरा है प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत में क्या होता है कि बालक अपने माता पिता के बिल्कुल विपरीत होते हैं। जैसे माता पिता होते हैं उनके बिल्कुल अपोजिट होते हैं बालक। फोर्थ पॉइंट है जीव सांख्यिकी सिद्धांत ये गाल्टन ने दिया है। बालक अपने माता पिता से ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों से भी गुण प्राप्त करते हैं। तो गाल्टन ने कहा है कि बालक केवल अपने माता पिता से ही नहीं बल्कि अपने जो पूर्वज होते हैं उनसे भी गुण को प्राप्त करते हैं। अब है पांचवा अर्जित गुणों की अवितरण का सिद्धांत। ये अवितरण का सिद्धांत है। अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत। अर्जित गुणों का हस्तांतरण माता पिता द्वारा बच्चों में नहीं होता है। अवितरण का सिद्धांत में कहा गया है कि जो गुण होते हैं उनका हस्तांतरण माता पिता द्वारा बच्चों में नहीं होता है। अर्जित गुणों की वितरण का सिद्धांत में कहा गया है कि अर्जित गुणों का वितरण माता पिता के संतानों में होता है। इसमें होता है और इसमें नहीं होता है। जैसे कि लैमार्क ने दिया है डार्विन द्वारा भिन्नता का नियम। ये
आप पढ़ेंगे वंशानुक्रम का प्रभाव। वंशानुक्रम का प्रभाव जो बालक पर पड़ता है, बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का, तो वो मूल शक्तियों पर प्रभाव। बालक वंशानुक्रम का बालक पर प्रभाव किस किस पर पड़ता है? बालक की मूल शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, संचयी प्रभाव, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, महानता पर प्रभाव और वृद्धि पर प्रभाव। ये किस किसने दिया है? तो इसके सामने ये लिखे हैं, जैसे कि मूल शक्तियों पर प्रभाव ये दिया है थॉर्नडाइक ने, सामाजिक स्थिति पर विंशिप, संचयी प्रभाव पॉल सेनेक, शारीरिक लक्षणों पर कार्ल पियर्सन, प्रजाति की श्रेष्ठता पर ये कार्ल क्लीनबर्ग है, व्यावसायिक योग्यता पर कैटल द्वारा, चरित्र पर डगडेल, महानता पर गाल्टन और वृद्धि पर प्रभाव वह वोडार्ड द्वारा दिया गया। अब हम पढ़ेंगे वातावरण, वातावरण के बारे में। तो वातावरण में वह सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है, यानी कि ये कहा है वुडवर्थ द्वारा। किसके द्वारा कहा है? वुडवर्थ के द्वारा। तो वातावरण क्या है? वातावरण हमारे आसपास जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो हमारा वातावरण ही है। हम जो कुछ भी अपने आस पड़ोस में देखते हैं, आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब वातावरण में आती हैं। वातावरण के प्रकार, वातावरण दो प्रकार का होता है, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। तो बाह्य वातावरण भी दो प्रकार का होता है, भौतिक और सामाजिक। भौतिक में आता है जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, जलवायु, वृक्ष, सूर्य, ये सब आते हैं भौतिक में। सामाजिक में आते हैं रीति रिवाज, प्रथाएं, रूढ़ियां, ये सब सामाजिक वातावरण में आते हैं। ये वाला जो सूत्र दिया है वो दिया है वुडवर्थ द्वारा, वातावरण इंटू वंशानुक्रम। ये वाला सूत्र वुडवर्थ द्वारा दिया गया है। वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये रॉस द्वारा कहा गया है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास गुणात्मक एवं वर्णात्मक होता है। कैसा होता है? गुणात्मक भी होता है और वर्णात्मक भी होता है। विकास कैसा होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब है बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत, तो बाल विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। इसमें कहा गया है कि विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कि व्यक्ति का जो बालक का जो विकास होता है वो कभी भी जीवन पर्यंत तक चलता है, वो कभी भी नहीं रुकता है। और दूसरा है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। विकास की भिन्नता के नियम में बालक के विकास की दर एवं वृद्धि उसकी वैयक्तिकता के अनुरूप होती है। तीसरा है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। तो विकास की गति एक जैसी न होने पर भी विकास क्रम में एकरूपता पाई जाती है। फोर्थ है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसमें कहा गया है कि बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक ये सभी परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और शारीरिक विकास, ये सभी जो विकास होते हैं वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है एकीकरण का सिद्धांत। इसमें बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के सभी भागों को चलाता है। जैसे बालक पहले तो संपूर्ण अंग को चलाएगा और फिर एक एक करके उसके अंग के सभी भागों को चलाना सीखता है। सिक्स पॉइंट है विकास की दशा का सिद्धांत। विकास की दशा का सिद्धांत, तो विकास की दशा, इसमें विकास की दशा दो प्रकार की होती है। पहली सिर पदाभिमुख दिशा, दूसरी समीपस्थ दूराभिमुख दशा। तो सिर पदाभिमुख दिशा में होता है जो सिर से पैर की ओर विकास होता है इसमें बच्चे का, यानी कि सिर से पैर की ओर विकास होता है।
और समीपस्थ दूराभिमुख दिशा में शरीर के केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है बालक का। फिर है विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। वृद्धि एवं विकास की दर एक समान नहीं होती। अगला पॉइंट है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। विकास में परिणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। विकास विनाशात्मक एवं निर्माणात्मक दोनों होता है। विकास विनाशात्मक एवं निर्माणात्मक दोनों ही होता है। सामाजिकरण कितने प्रकार का होता है? तो सामाजिकरण 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक सामाजिकरण और द्वितीय सामाजिकरण। तो प्राथमिक सामाजिकरण को मुख्य सामाजिकरण भी बोलते हैं, द्वितीय सामाजिकरण को गौण सामाजिकरण भी बोलते हैं। प्राथमिक सामाजिकरण में परिवार एवं मित्र आते हैं और द्वितीय सामाजिकरण में विद्यालय में पास पड़ोस आता है। सामाजिकरण प्रारंभ होता है बच्चे के जन्म से ही। अब बाल विकास की जो आवश्यकता है वो किस लिए है? तो बच्चे की रुचि का पता लगाया जा सकता है इसके द्वारा। बच्चे के स्वभाव का पता लगाया जा सके, बच्चे की जरूरत के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग हो सके, कक्षा का वातावरण के निर्माण करने में, बालक के व्यवहार का दिशा निर्देश देने में। तो ये थी आवश्यकता है। तो आज हमने पढ़ा बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो 2 टॉपिक जैसे कि हमने कल पढ़ा था वैयक्तिक भिन्नता और आज पढ़ा है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो इनमें जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं तो उनको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। जिस मनोवैज्ञानिक ने जो सिद्धांत दिए उनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज का ये बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक ये टॉपिक हो गया और कल वैयक्तिक भिन्नता वाला। आगे हम पढ़ेंगे मनोविज्ञानों के सिद्धांत। जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको?